नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका कैंडिड कमेंट बाय भूपेंद्र में। आज मैं राजनीतिक बहस के मध्य प्रवेश करने जा रहा हूं। आज हम डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को विश्लेषित करके भाजपा के विकास की कथनी और करनी की गहराई में उतरेंगे। कुछ हफ्ते पहले बीजेपी ने राजस्थान के बीकानेर में प्रबुद्ध जन संवाद आयोजित किया था। उसी कार्यक्रम की कुछ झलकियां यहां प्रस्तुत है विश्लेषण के लिए। सबसे पहले तो जय श्री राम के नारे लगे, जो देखने वालों के लिए गौर करने लायक है कि क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है या नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पहली हेडिंग जनरल कॉन्डक्ट का पहला ही पॉइंट ये कहता है कि कोई पार्टी या उसका कोई कैंडिडेट ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त ना हो जो मौजूदा मतभेदों को और बढ़ा दे या आपसी नफरत पैदा करे या विभिन्न जातियों या समुदायों, धार्मिक या भाषा के तौर पे बने के बीच टेंशन पैदा करे। अब गौर करने लायक बात यह है कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को प्रबुद्ध जन संवाद नाम दिया था, तो यहां धर्म का क्या लेना देना। फिर भी जयशंकर जी और मेघवाल जी की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब बीजेपी की ऐसी क्या विवशता रही होगी कि उसे धर्म का सहारा लेना ही पड़ा। क्या उसे बीकानेर में काम पे वोट मांगना मुश्किल लग रहा था? अर्जुन राम जी यहाँ 3 सक्सेसफुल टर्म्स एज एन एमपी पूरी कर चुके हैं और तीसरे री इलेक्शन के लिए वो अभी खड़े हुए थे। तो पिछले 15 सालों के काम का ब्यौरा देने की बजाय धार्मिक नारे लगाना ही उसके पास ऑप्शन क्यों बचा? दोस्तों, भारतीय नागरिक और वोटर होने के नाते ये आप तय करें कि क्या आप एमपी, एमएलए या वार्ड पार्षद तक के चुनाव में एक कैंडिडेट को वोट इसलिए करते हैं कि उसने काम किया, कुछ प्रगति करवाई क्षेत्र की, या फिर सिर्फ इसलिए कि वो आपके धर्म, जाति या मोहल्ले में रहने वाला है। क्या एक सीनियर एमपी जो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी सभा में ऐसे नारे लगना शोभा देता है? एक भारतीय और एक वोटर होने के नाते ये आप तय करें। उसके पश्चात वंदे मातरम का गान हुआ, जो कि सभागण पहला स्टेंजा गा के वहीं रुक गए, शायद क्योंकि आगे का पूरा गाना किसी को आता नहीं था गीत, तो उन्होंने उचित समझा कि उसे वहीं समाप्त किया जाए। इस वीडियो में मेरा स्ट्रेस जयशंकर जी ने उस सभा में क्या कहा उस पे रहेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो चुकी है और बीकानेर में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं संपन्न, इसलिए मेघवाल जी पे मैं फोकस नहीं करूंगा इस वीडियो में। जयशंकर जी की बात, उन्होंने अपनी बातें क्या रखी, सभा में क्या कहा गया, उस पर फोकस रहेगा। जयशंकर जी ने कहा कि कोविड सर्टिफिकेट्स भारत में डिजिटाइज करके दिए गए, जबकि अमेरिका तक में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पेपर पे दिए गए थे, डिजिटली नहीं। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अमेरिकी नागरिकों को वो पेपर हमेशा अपने पर्सन हमेशा अपने पास 24/7 रखना पड़ता है, और जब भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी वो मांगती है तो उसे दर्शाना पड़ता है ऐसे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें नागरिकों को, अमेरिका वालों को नहीं रखना पड़ता है और डिजिटाइज सर्टिफिकेट दिखा के भी उनका काम चल जाता है। जहाँ तक फास्ट और रिलायबल इंटरनेट की बात आती है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एनडीए 1 की बल्कि, और इसका पूरा क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने यूपीआई को लेकर एक विजन दिखाया और उसे बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसे एक ग्रैंड सक्सेस में तब्दील किया। यहाँ तक कि भारत ने कूटनीतिक तौर पे एक विजय हासिल की, जब
काफ़ी देशों को कोविड वैक्सीन्स एक्सपोर्ट की गई और उनकी इस बहुत ही विकट परिस्थिति में मदद की गई और मैत्री को बढ़ावा दिया गया। दूसरी बात जो जयशंकर जी ने कही वो ये थी कि चीन ने मई 2020 तक मोटे तौर पर कोविड पर विजय प्राप्त कर ली थी और हमने उस वक्त कोविड के प्रति अपनी लड़ाई की शुरुआत की और विजय हासिल की। जयशंकर जी की पॉइंट का तात्पर्य ये था कि चाइना को एक हेड स्टार्ट मिला था कोविड से डील करने में और चीन अकेला देश है जिसकी स्थिति पॉपुलेशन वाइज भारत से मेल खाती है। लेकिन फिर गौर करने लायक बात यह भी रहेगी कि चीन बहुत ही तत्परता से और इफेक्टिवली कोविड को अंडर कंट्रोल बहुत ही जल्दी ले आया और चीन की सफलता से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें किसी भी देश की सफलता से सीख लेनी चाहिए, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो। जब कोविड की बात आती है तो एक बात जो हम भारतवासी भूल चुके हैं और राजनेताओं को भी कोई खासा इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो हमें ये बात याद दिलाएं, वो ये है कि कोविड डेथ्स इंडिया में अंडर रिपोर्ट की गई हैं। मतलब जितनी मौतें कोविड से असल में हुई उससे बहुत कम कोविड से मृत्यु दर्शाई गई हैं। हम में से सभी ने या बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे फोटोज़ में या वीडियोस के थ्रू नदियों के घाटों पे अनगिनत चिताओं को जलते हुए देखा था और वो एक ऐसा दृश्य है जो हम कभी भूल नहीं सकेंगे। बीबीसी के 19 मई 2021 के छपे एक आर्टिकल में ये क्लेम किया गया है कि बक्सर बिहार के चौसा गांव और गाजीपुर यूपी के गहमार गांव जो कि बक्सर से 71 किलोमीटर दूर है में कई सड़ी हुई लाशें प्राप्त की गई थीं। ये लाशें नदियों ने बाहर फेंकी थी और स्थानीय लोगों के अनुसार कई दिनों से ये लाशें फेंकने का सिलसिला चल रहा था जिस समय ये रिपोर्ट छपी है। कानपुर के एक स्थानीय जर्नलिस्ट के अनुसार 16 अप्रैल 2021 से लेकर 5 मई 2021 तक केवल 196 कोविड डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन उसी दौरान 7 शमशानों के डेटा के मुताबिक लगभग 8000 चिताएं जलाई गई थीं। इनमें से ज़्यादातर मौतें घर पे ही हुई थीं और इनके परिवारजन उनका अंतिम संस्कार रखने की आर्थिक क्षमता नहीं रखते थे। तो कोविड को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए हम अपनी पीठ भले ही थपथपा लें, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी गिनती के अनुसार जितनी मौतें हुई उससे कहीं ज़्यादा असल मौतें थीं। ये बात राजनेता नहीं याद दिलाएंगे आपको, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। एक और बात याद दिलाई देता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हॉस्पिटल बेड्स की कमी शायद आप भूल गए हैं तो याद करिए। एक ऐसा देश जो खुद को विश्व गुरु बताता है, हेल्थ के फ्रंट पे उसकी इतनी बड़ी विफलता ना सिर्फ याद रखी जानी चाहिए बल्कि आगे के लिए एक लेसन बननी चाहिए। इसलिए इन मौतों के डेटा को कई बार याद दिलाया जाना चाहिए ताकि जिन कारणों से ये मौतें हुई वो दुरुस्त किए जाएं। फिर मंत्री जी ने ये भी क्लेम किया था कि सीएए के कई विस्थापित जिन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है वो उसी भवन में उस दौरान मौजूद थे, लेकिन ना तो उन्हें खड़े होने के लिए बोला गया और ना ही उन्हें मंच पर सम्मान देने के लिए बुलाया गया। तो इस क्लेम को वेरीफाई करना मेरे लिए बहुत कठिन है। अगर उस जनसंवाद में कोई आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मुझे ऐसे किसी विस्थापित व्यक्ति से मिलवा सकते हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है जैसा कि जयशंकर जी ने क्लेम किया, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। अर्जुन राम जी ने एज एन एमपी पिछले सभी टर्म्स में क्षेत्र की भलाई के लिए क्या काम किए, अगर इनका ब्यौरा दिया जाता तो बहुत ही बेहतर होता। उस संवाद के कुछ 5-6 दिन बाद चुनाव से पहले एक पैम्फलेट तो आया था उनके कार्यों को गिनवाते हुए, लेकिन उसमें भी टाइम फ्रेम मिसिंग था।
कोई प्रोजेक्ट कब एनविसेज किया गया, उसके प्रति कब प्रयासरत हुए मेघवाल जी, और कब वो फलीभूत हुआ या नहीं हुआ तो किस स्टेज पे है, ये अगर पिछले तीनों टर्म्स का ब्यौरा दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। उन्होंने सिर्फ पिछली लास्ट टर्म का ही थोड़ा ब्यौरा दिया है। उसमें शुरू के 10 साल का उन्होंने इस पैम्फलेट में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। यही बात अगर संवाद के तौर पे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहता। वहाँ पे क्या है कि काउंटर क्वेश्चंस करने का जो मौका मिलता दर्शकों को, वो पैम्फलेट में तो नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ तो मोदी जी के नारे, जय श्री राम के नारों में ही व्यस्त थे सब। काम की बात के लिए थोड़ा टाइम कम रह गया। खैर, उन्होंने रेलवेज, रोडवेज, किसानों के लिए खनन, ऊर्जा, शिक्षा और ऐसे कई हेडिंग्स के अंडर अपने काम गिनवाए थे जो कि सराहनीय है। पर एक बात हमेशा मुझे याद आती है कि जब आप अपने काम गिनवाते हैं और वो भी 3 में से सिर्फ इसी टर्म के, तो बस एक हिपोक्रेसी काफ़ी बीजेपी की सामने आ जाती है कि आप पिछले 50 वर्षों में, शुरू के 50-60 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उनको तो आप बिल्कुल कुछ भी मानते नहीं हैं, और अपने छोटे छोटे कार्य जो अभी संपन्न भी नहीं हुए हैं, जो सिर्फ शुरू ही हो गए हैं पेपर पे, उनको भी मेंशन करना आप नहीं छोड़ते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी कैंडिडेट हो, एमपी एमएलए, भले ही कभी जीत चुके हों या पहली बार लड़ रहे हो, तो क्रमवार अपनी उपलब्धियां गिनाएं। और अगर आप पहले रह चुके हैं, टर्म पूरी कर चुके हैं, तो टर्म वाइज भी गिनाएं, क्योंकि ये करना बहुत आसान है। पर अगर आप जब इसको नहीं करते हैं तो ये इतनी सी चूक जो है आपके किए हुए अच्छे कामों को पूरी तरह से जनता तक पहुंचने में रुकावट बनती है। आशा करता हूँ कि अगली बार अगर फिर से चुन के आते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे और अगले संवादों में नारे कम और काम की बात ज़्यादा हुआ करेगी। खैर, मूविंग ऑन, जयशंकर जी ने मेंशन किया कि अभी फ़िलहाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी एक पैसिफिक के छोटे द्वीप देश में गए और वहाँ के प्रधानमंत्री ने स्वागत करते हुए मोदी जी का चरण स्पर्श किया। देश का नाम उन्होंने नहीं बताया, पर मुझे इंटरनेट से पता लगा कि पापुआ न्यू गिनी गए थे वो, और वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो उस द्वीप देश में गए। ये देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, जहाँ चीन अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन या फिपिक की समिट को अटेंड करने गए थे। प्रधानमंत्री जी का यहाँ जाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। लेकिन जयशंकर जी का फोकस चरण स्पर्श पर ज़्यादा था, रादर देन कि क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन किए गए या क्या बातचीत हुई, क्या फ़ायदा मिला भारत को। जयशंकर जी की एक और स्पीच मुझे इंटरनेट पे मिली जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आज एक भारतीय भारत के तट एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ छोड़ता है जो पहले के सरकारों के अंडर मिसिंग था, और उनके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, भारतीय सरकार उनकी देख रेख कर ही लेगी। जयशंकर जी ने उसी सम्मेलन में जिसमें मैंने भी शिरकत की थी, वहाँ कहा कि यूक्रेन से भारतीयों को लाया जाना ऐसा पहली बार हुआ है और पिछली किसी भारतीय सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि 2011 में ही मोदी जी की पहली सरकार बनने से मात्र 3 वर्ष पहले मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 सरकार ने लीबिया से हजारों भारतीयों को सेफली बाहर निकाला था। वापस आए हुए लोग यहाँ तक कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भारतीय सरकार का बंदोबस्त इतना बेहतरीन था कि उन्हें रेफ्यूजी होने का आभास तक नहीं हुआ। भारतीय सरकार ने उनकी देखरेख की, उनका रेस्क्यू किया, और न्यूज़ रिपोर्टर को यहाँ तक कहते हुए सुना जा सकता है जिस समय वो बोल रही हैं उस समय तक 2/3 से ज़्यादा भारतीय वापस लाए जा चुके हैं। और फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव, जो कि भारतीयों को लीबिया से रेस्क्यू करने के लिए पॉइंट्स पर्सन थी, वो उस समय उन्हीं के स्टूडियो में वहीं उनके सामने बैठी हुई थी। क्या यूक्रेन क्राइसिस में जहां कई भारतीयों को खुद बंदोबस्त करके वापस आना पड़ा, आपको याद है कि कोई हाई रैंकिंग इंडियन डिप्लोमेट न्यूज़ रूम में खुद जाके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था?
खैर, आज के मीडिया से सवाल एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, गलती हो गई, सॉरी। और यूक्रेन से भारतीयों को बॉर्डर तक खुद आना पड़ा था, वहाँ से भारतीय सरकार उनको वापस लेके आई थी। और ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, यूट्यूब पे एक सिंपल सर्च आपको वापस आए हुए विद्यार्थियों की दशा दिखा सकती है, कैसे वो बहुत ही भला बुरा कह रहे हैं भारतीय सरकार को। और गौर करने लायक बात यह है कि अगर आप बॉर्डर तक पहुंच गए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। रादर देन आप उसको कंपेयर करें कि सैकड़ों किलोमीटर की जर्नी आपने कंप्लीट की एक ऐसे देश में, एक ऐसी स्थिति में जहां युद्ध चल रहा है। अब मैं बात करूंगा जयशंकर जी के उस पॉइंट की कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंडर भारत की विश्व में इज्जत या प्रतिष्ठा, सम्मान बहुत बढ़ गया है, जो पहले कभी भी किसी और भारतीय प्रधानमंत्री की सरकार में ऐसा सम्मान भारत को नसीब ही नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं कि 1983 की नॉन अलाइंड मूवमेंट की मीटिंग, जो कि भारत में ही भारत की चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, वहाँ फिदेल कास्त्रो जब श्रीमती इंदिरा गांधी को गेवल देने के लिए, सौंपने के लिए आगे आए, तो उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से उन्हें गले लगा लिया था। और इस बात का सारी सभा ने जोरदार तालियों से स्वागत किया था। उस सभा कोई आम सभा नहीं है मित्रों, वो उस सभा में तकरीबन 140 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स मौजूद थे। बीजेपी को ये जताना छोड़ देना होगा कि पहले के भारतीय प्रधानमंत्रियों को ऐसा सम्मान नसीब ही नहीं हुआ, वरना कोई भी भारतीय या कोई भी व्यक्ति जो इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि रखता है, बीजेपी की बातों को सीरियसली लेना छोड़ देगा। विश्व के अनेकों दिग्गज नेता जैसे कि सुकार्नो, कैनेडी, थैचर भारतीय प्रधानमंत्रियों की इज्जत करते आए हैं। जब नेहरू 1961 में अमेरिका गए थे तो तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी स्वयं उनके साथ प्लेन में उन्हें वॉशिंगटन डीसी तक लेकर गए थे। वाइस प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं अन्य कई डिग्निटरीज एयरपोर्ट पे ही उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। ये इस बात को दर्शाता है कि अमेरिकी लोग, राजनीतिज्ञ, डिप्लोमैट्स नेहरू जी की कितनी इज्जत करते थे। उस समय भारत को आज़ाद हुए मात्र 14 वर्ष हुए थे और कैनेडी ने नेहरू का स्वागत किन शब्दों में किया, ये गौर करने लायक है। प्रधानमंत्री जी, हम इस देश में आपका स्वागत करते हैं, एक दोस्त के तौर पर, एक महान विश्व नेता के तौर पर और एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जो अपने जीवन में उन्हीं मूलभूत आकांक्षाओं के लिए खड़ा है जिनके लिए आज यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा है। आपको फिर से देखकर खुशी हुई, जिसके बाद सभी ने तालियों से नेहरू जी का स्वागत किया और उन्होंने अपने स्वागत और दोस्ती के लिए कैनेडी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद नेहरू ने अमेरिका में ही सैकड़ों पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और यहाँ मोदी जी ने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक, और उसमें भी सवालों के जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ इशारा कर दिया था। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नहीं दिया। खैर, कमिंग बैक टू नेहरू साहब, उसके बाद वो न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली को संबोधित करने पहुंचे और उन्हें वहां स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिसके बाद न्यूयॉर्क के जाने माने सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति न्यूयॉर्क के मेयर वैगनर के घर पर नेहरू जी का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने इस गणमान्य व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी की चाबी देकर सम्मानित किया। उसके बाद नेहरू ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों को भी संबोधित किया। जिस वीडियो को मैंने कोट किया, उस वीडियो के अंत में नरेटर ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू को उनकी 9 दिनी अमेरिका यात्रा में किसी भी विश्व नेता से ज़्यादा देखा और सुना गया अमेरिकियों द्वारा,
और इन्हीं नेहरू की बढ़ाई मोदी जी को खुद के इवेंट हाउडी मोदी में अमेरिका के एक सीनियर राजनेता के साथ खड़े होकर उनके खुद के मुंह से सुननी पड़ी थी, जहां उन्हें गांधी और सेक्युलरिज्म की बड़ाई भी साथ खड़े रहकर सुननी पड़ी थी। तो आप ये जताना छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी भी पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की विश्व में इज्जत नहीं होती है, जबकि सच तो ये है कि कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की मोदी जी से भी ज़्यादा इज्जत की जाती थी और है। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 G20 समिट में क्या कहा, सुनिए। सवाल था कि अमेरिका पाकिस्तान से जन्मे टेररिज्म से डील करने में भारत की कैसे मदद कर रहा है। ओबामा ने कहा, सबसे पहले तो आपके प्रधानमंत्री बहुत ही बेहतरीन आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही सभ्य बुद्धिमान पुरुष हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी भारत का नेतृत्व एक शानदार तरीके से, उसका मार्गदर्शन एक आर्थिक प्रगति के पथ पर किया है, जो कि पूरे विश्व द्वारा एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। ये होती थी भारतीय प्रधानमंत्रियों की इज्जत दुनिया में। तो इससे ये साबित होता है कि सभा में जयशंकर जी ने जो टिप्पणी की थी वो फैक्चुअल बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्राम के अंत में मास्टर ऑफ सेरेमनीज या एमसी ने कहा कि यदि किसी के कुछ प्रश्न हैं तो इस समय पूछ लीजिए। मैंने बस 5-10 सेकंड का समय लिया ये देखने के लिए कि माइक लेके कौन खड़ा है। आमतौर पर यही प्रथा है कि जब आप कहते हैं कि द फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस तो एक व्यक्ति माइक लेके खड़ा होता है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया उन 5-10 सेकंड्स में और तुरंत ही सभा समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब मैं वहाँ तो उनसे कोई भी प्रश्न पूछ नहीं पाया, पर इस वीडियो के माध्यम से मेरे कुछ प्रश्न हैं जयशंकर जी के लिए। पहला ये कि जिन दूसरी पार्टी के नेताओं का बीजेपी खुलकर विरोध करती है और उन्हें देशद्रोही और डिसऑनेस्ट, करप्ट क्या कुछ नहीं कहती है, वो यकायक पहले तो बीजेपी ज्वाइन कैसे कर लेते हैं, और ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास कि उसके बाद वो बिल्कुल बेदाग साफ निकलते हैं। ज्वाइन करने के बाद उन पे दाग बचता ही नहीं है, प्रश्न उठाया ही नहीं जाता उसके बाद। थोड़ा प्रकाश अगर इस बात पर डाल सकें। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाने वाले हैं। मणिपुर महीनों से जल रहा है और प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर नहीं गए हैं अब तक। पूछता है भारत कि आखिर ये देरी क्यों और कब जाएंगे आखिरकार, यदि जाएंगे। तीसरा ये कि सोनम वांगचुक जी ने जब ये क्लेम किया कि वो मार्च करके ये प्रूव कर देंगे कि चीन हमारी कई सौ सैकड़ों किलोमीटर की ज़मीन के अंदर आ चुका है, तो उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई ऐसी मार्च के लिए। क्या लाल आंख सिर्फ पार्लियामेंट्री स्पीचेस के लिए ही सीमित है। चौथा ये कि आपकी सरकार ने कोरोनिल जैसे सूडो साइंस पर रोक क्यों नहीं लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट आखिरकार सब कच्चा चिट्ठा पूछ रहा है और सब खुले में आ रहा है, लेकिन आपकी सरकार के तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन खुद वहाँ पे थे। अब आप ये बात कर सकते हैं कि किस कैपेसिटी में थे, पर्सनल कैपेसिटी में या सिर्फ लॉन्च हो रहा है, पर एक हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का एक ऐसी सूडो साइंस औषधि के लॉन्च पे होना क्या सवाल नहीं खड़े करता। आपकी आंखों के सामने कोरोनिल जैसी सूडो साइंटिफिक दवाई, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक पद्धति के अनुसार कोविड को कंट्रोल या ख़त्म करने में कोई मदद नहीं करती, कैसे वितरित होती रही। और ना सिर्फ वितरित होती रही बल्कि खुलकर न्यूज़ चैनल्स पर इसका प्रचार होता रहा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो, वरना आपकी सरकार ने तो इस मुद्दे पर मौन साध लिया था। जयशंकर जी, आप तो तब सरकार में नहीं थे, सिविल सर्वेंट थे, बट आपकी ही पार्टी के लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहकर चिढ़ाया करते थे।
तो क्या अब इतना सब होने के बाद हम भी मोदी जी को मौन मोदी कहा करें? और मनमोहन सिंह जी जब फॉरेन ट्रिप्स पे जाते थे तो एक न्यूज़ रिपोर्टर्स का कंटिंजेंट उनके साथ जाता था, जहां वो जाते समय और वापस आते समय प्रश्न लिया करते थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर आप सबको पता ही है, आजकल सोशल मीडिया पे आ रखी है। 10 साल हो चुके हैं एक प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। पांचवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि कोविड के बाद हमने आज तक हेल्थ एक्सपेंडिचर में बजटरी इंक्रीज नहीं किया है, कोई सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार भारत ने 2020 में जीडीपी का 2.96% हेल्थ पे स्पेंड किया, एज अपोज टू 5.59% बाय चाइना, 2.96% बाय पाकिस्तान, 4.07 बाय श्रीलंका। पिछले 25 सालों के डेटा से कंपेयर करें, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश परसेंट वाइज जीडीपी के हेल्थ एक्सपेंडिचर में हमसे आगे हैं। चीन की तो बात ही मत करें। आशा है इतने सारे सवालों के जवाब किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी मीटिंग में ही दे दीजिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही सही जवाब तो मिले। आके तो आपने यहाँ पे इन मुद्दों पे बात तक नहीं की थी। होपफुली एन इंडियन वोटर। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वाई चाइना इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। 1980 के दशक में शुरुआत में भारत और चाइना लगभग बराबर ही स्तर पर थे। सो व्हाट चेंज्ड, देखेंगे अगली वीडियो में।